तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि एक्शन रिसर्च यानी कि हम जब भी क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं विद्यालय के अंदर, तो जो हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं और हाइपोथेसिस को अप्लाई करने के बाद जो कुछ रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट का हम इवोल्यूशन कैसे करते हैं, उसकी जांच कैसे करते हैं। तो जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों की जांच करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं, उसमें से एक मेथड है जिसका अध्ययन हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। उस मेथड का नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण विधि, जो कि हम लोग एक्शन रिसर्च में आए रिजल्ट का आए हुए परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। ठीक ना? तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि प्रेक्षण विधि में 3 प्रकार के प्रेक्षणों का उपयोग हम लोग करते हैं मूल्यांकन का जांच करने के लिए। ठीक ना? परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक ना? तो पहला क्या है? पहला है कंप्लीट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। इसको हिंदी में कहते हैं व्यवस्थित पूर्ण व्यवस्थित प्रेक्षण विधि। ठीक ना? पूर्ण व्यवस्थित प्रेक्षण विधि। फिर दूसरा क्या है? सेमी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, अर्ध व्यवस्थित प्रेक्षण विधि। ठीक ना? तीसरा क्या है? इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि स्वतंत्र प्रेक्षण विधि, स्वतंत्र प्रेक्षण विधि। ठीक ना? तो इसमें से जो 2 और 3 है, सेमी और इंडिपेंडेंट, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला वाला आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक ना? पहला वाला आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहला वाला। तो हम लोग पहले वाले को थोड़ा सा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, और दूसरे और तीसरे वाले को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी पहला वाला हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक ना? तो देखिए क्या है, कंप्लीट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें खाका बनाना पड़ता है। ठीक ना? जैसे कि हम परिणामों का जांच करने जा रहे हैं, तो हम परिणामों का कैसे जांच करेंगे, क्या कुछ हमारी गतिविधियां होंगी उस समय, क्या गतिविधियां होंगी, क्या एक्टिविटी होंगी उस टाइम पे, ये सारी चीज़ें उस खाका में लिख देंगे। ठीक ना? जैसे मैं आपको समझा देता हूँ इजी वे में। मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज, आप मान लीजिए एफिलिएटेड कॉलेज है किसी यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी का पैनल आता है। ठीक ना? कॉलेज में चेकिंग के लिए। तो जब चेकिंग के लिए कोई भी अधिकारी वगैरह आते हैं, तो वो एक लिस्ट बना के आते हैं कि किन किन चीज़ों का जांच करना है, और वो लिस्ट के हिसाब से सारे चीज़ों का रिपोर्ट लेते हैं और अपना रिपोर्ट भी बना लेते हैं कि हमने चीज़ों का जांच किया और मौके वारदात पे क्या चीज़ें हमें उपलब्ध मिली और किस हालात में मिली, ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं और एक रिपोर्ट बनाकर अपने से जो ऊपर होते हैं उनको सबमिट कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो जांच की मेथड है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी एक्शन रिसर्च में कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम किए, जैसे कि बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे। तो बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो टीचर था उसको प्रभावी सहायक सामग्री का उपयोग करने के लिए कहा, और उसको प्रदर्शन विधि से पढ़ाने के लिए बोला गया, एग्जाम्पल का बार बार प्रयोग करने के लिए बोला गया। तो ऐसा टीचर करने लगे। ठीक ना? प्रोजेक्ट जब हम लोग अप्लाई किया हाइपोथेसिस को, तो ऐसा कक्षा में होने लगा। तो इसके बाद प्रिंसिपल जांच के लिए क्लास में जाएंगे कि क्या बच्चे सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने में उनको अब रुचि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब प्रिंसिपल जांच के लिए कक्षा कक्ष में जाएंगे, तो वो एक खाका बनाकर जा सकते हैं कि हम सबसे पहले जाएंगे तो कुछ बच्चों को खड़ा कराएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर दे देते तो मैं मानूंगा कि इनकी जो स्टडी है वो प्रभावी है, और अगर वे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तो मैं मानूंगा कि जो उनका स्टडी है वो अप्रभावी है, मतलब बच्चे अभी भी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। या बच्चों से भी संवाद के माध्यम से भी जान सकते हैं कि बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। टीचर के फीडबैक के द्वारा भी जान सकते हैं। तो जिस जिस माध्यम से प्रिंसिपल को जानना होगा कि बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अब, तो वो एक खाका बना लेते
लेते हैं, एक प्रारूप बना लेते हैं और उस प्रारूप में जो चीज़ें इंक्लूड की गई रहती हैं उन्हीं को जाके क्लास में भी पूछ लेते हैं और जांच करके आ जाते हैं, ठीक ना। तो यही जो मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। बाकी थ्योरेटिकल रूप में आपको जानना है तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो कंप्लीट सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है उसमें सबसे पहले खाका यानी प्रारूप डायग्राम बनाना पड़ता है। ये किन किन चीज़ों का हम वहाँ पे जांच करेंगे, ठीक ना। ये पहले से चीज़ें फिक्स होती हैं तो जल्दी वहाँ पे जांच करना आसान होता है, ठीक ना। अब वहाँ जाके हम सोचने लगे कि क्या चेक करना है क्या चेक नहीं करना है तो टाइम भी व्यस्त होगा। और देखिए इसमें क्या होता है कि जो विशेष व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ता है। जैसे जो रिसर्चर है वो खुद अपने परिणामों की जांच नहीं करेगा, हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति को भी वहाँ भेज दे। इसलिए कि अगर मान लीजिए हम विशेष एक टीम को वहाँ पर भेजते हैं तो उसमें व्यक्तिगत पक्ष का इंक्लूडिंग नहीं होगा, जैसे कि वो निष्पक्ष जांच करेगा। मान लीजिए हम ही रिसर्च किए हैं और हम ही जाएंगे जांच करने तो हम अपनी रिसर्च की सफलता के लिए थोड़ा सा अच्छे से वहाँ पे जांच नहीं करेंगे। हम सोचेंगे चलो ठीक ही है, हमने इतना मेहनत किया है तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट मिला है। लेकिन अगर यदि हम एक स्पेशल टीम को ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं जांच के लिए तो वो निष्पक्ष होकर जांच करेगा। यदि एक्शन रिसर्च सक्सेस है तो वो सक्सेस रिपोर्ट लाएगा, यदि वो अनसक्सेस है तो वो अनसक्सेस वाला रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, ठीक ना। इसलिए इसमें स्पेशल टीम को अगर आप ऑर्गेनाइज्ड करता है रिसर्चर तो बेस्ट होता है। बाकी कुछ परिस्थितियों में वो खुद भी जांच कर सकता है, ठीक ना। जिन बातों का परीक्षण करना है उसे सूचीबद्ध कर दिया जाता है। मैंने वही बोला कि जब प्रारूप बनाएंगे तो जिन बातों का वहाँ पे परीक्षण करना है आपको जाके इन्वेस्टिगेशन में तो उनको सूचीबद्ध कर दिया जाता है, यानी क्रम से लिख लिया जाता है ताकि प्रेक्षण में वस्तुनिष्ठता आ जाए, ताकि जो हम जांच कर रहे हैं उसमें वस्तुनिष्ठता आ जाए, उसके उस रिपोर्ट के प्रति एक विश्वास पैदा हो कि जो हमने जांच किया है वो पूरी तरीके से सत्य है, ठीक ना। प्रेक्षणकर्ता को प्रेक्षण की अवधि में केवल उन्हीं तथ्यों को अंकित करना चाहिए जो वस्तुनिष्ठ रूप में विद्यमान हो। जैसे मान लीजिए कि एक इन्वेस्टिगेटर जाता है स्कूल या कॉलेज में तो वो उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर मतलब लिखेगा जो वहाँ पे पाया गया है। ये नहीं कि मान लीजिए कि एक इन्वेस्टिगेटर कॉलेज में गया, वहाँ पे क्लास में बच्चे एक भी नहीं पाए गए तो रिपोर्ट में वो झूठा नहीं लिखेगा कि वहाँ पे बच्चे थे। या बच्चे मान लीजिए कि वहाँ बहुत सारे कंप्लेन किए लेकिन रिपोर्ट में वो दिखा देगा कि कंप्लेन नहीं किए हैं बच्चे, वहाँ पढ़ाई सब अच्छे से चल रही है, पूरे टीचर हैं, मानक जितने टीचर की आवश्यकता है सारे कॉलेज में थे। ऐसा झूठा रिपोर्ट भी तो बना सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रेक्षण की अवधि में यानी जांच की अवधि में जो चीजें वहां पे उपलब्ध हो बस उसी का व्याख्यान करना है, ठीक ना। तो क्या होता है कि कई बार इन्वेस्टिगेटर आते हैं यूनिवर्सिटी से कॉलेज वगैरह में तो भारी भरकम मात्रा में वो घूस ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और झूठा रिपोर्ट बनाकर अपने आगे सबमिट कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज में जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेसरों की, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोफेसर वहाँ पे नियुक्त नहीं होते हैं और उनके पास न तो उस हिसाब से डिग्रियाँ होती हैं। अगर कुछ वहाँ पे टीचर्स वगैरह या प्रोफेसर वगैरह होते भी हैं तो उनके पास जो डिग्रियाँ चाहिए होती हैं वो डिग्रियाँ नहीं होती हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है कि प्रेक्षण के समय सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रेक्षण के समय मतलब लिमिट से लिमिट वर्ड में आप जांच कीजिए, ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके कुछ भी मत पूछिए क्योंकि उससे समय आपका ज़्यादा जाता है, ठीक ना। आप कम समय में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जांच करेंगे तो जो जांच होता है वो अच्छा कहलाता है। क्योंकि देखिए आप ज़्यादा एक ही चीज़ में जांच करने में ज़्यादा समय लगा देंगे बातचीत करने में तो हो सकता है जो वहाँ पे नहीं भी हो रहा हो वो व्यवस्था कर दिया जाए आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको लैब का जांच करना है और लैब का जांच करने से पहले आप प्रिंसिपल रूम का जांच कर रहे हैं कि प्रिंसिपल रूम कैसा है। आप प्रिंसिपल रूम के जाँच में ही बहुत सारा एक्सप्लेनेशन डीपली एकदम बात कर करके जाँच कर रहे हैं, तब तक लैब यदि ख़राब भी होगा, लैब में इक्विपमेंट नहीं भी होंगे तो बाहर से इक्विपमेंट ला के वहाँ पर सजा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि यहाँ पे तो इक्विपमेंट थे लेकिन वो इक्विपमेंट तुरंत लाया गया था। तो इसलिए सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और फटाफट स्पीड के साथ जांच का काम किया जाता है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक ना। आपने देखा होगा जब सीबीआई वगैरह की रेड वोड पड़ती है तो कितना स्पीडली वर्क करते हैं वो लोग, ठीक ना। तो ऑब्जर्वेशन मेथड स्पीड के लिए फोकस करता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका कि देखिए इसका जो प्रारूप होता है
मान लीजिए कि जो इन्वेस्टिगेटर जांच के लिए गया है तो वो एक प्रारूप बनाएगा जो वो अपने ऊपर सबमिट करता है कि हमने क्या जांच किया है, ठीक ना। तो पहले कॉलम में क्या होता है, प्रेक्षण की परिस्थितियां। इसके अंतर्गत प्रेक्षण के समय विद्यमान परिस्थिति का विवरण दिया जाना चाहिए। आपने गया तो कक्षा का वातावरण शांत था कि अशांत था, ठीक ना। प्रेक्षणकर्ता की मन स्थिति कैसी है ये सब, ठीक ना, इसमें डालना है। घटनाएं तथा तथ्य जिन्हें प्रेक्षित किया गया, वो घटनाएं और वे तथ्य जिन्हें आपने पाया वहाँ पे, ठीक ना। जो वहाँ पर आप पाए, जैसे कि आप मान लीजिए क्लास में बच्चों की रुचि देखने गए थे तो आपने बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि पाया कि नहीं, उसका यहाँ पे आप विवरण देंगे, ठीक ना। और विशेष विवरण, यहाँ पे आप विशेष कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। मान लीजिए बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ पे टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, या इतना एक्शन रिसर्च होने के बाद भी कुछ रिजल्ट वहाँ पे नहीं आया है, तो आपको यदि कुछ विशेष लगता है तो वो लिख सकते हैं। या मान लीजिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, बच्चे पढ़ने में एकदम अच्छे रुचि ले रहे हैं, विशेष प्रगति की ओर प्रतिबद्ध हैं, तो वो भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। समय का यहाँ चौथे कॉलम में विवरण देना होता है कि कितने समय तक प्रेक्षण किया गया, वो समय आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर एमएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो आती रहती है। आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप लोग को वीडियो रेगुलर बेस पे देखने को मिलेंगी। इतने दिन से मैं किसी कार्य में व्यस्त था तो अब मैं थोड़ा सा खाली हो गया हूँ, तो आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा अच्छा कंटेंट और अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि नए होंगे तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।